गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 18 रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत, क्रांतिकारी आंदोलन कैसा हुआ था, उसमें कौन कौन लोग भागीदार थे, इनका काम करने का तरीका क्या था, मोटिव क्या था, है ना। तो ये सारी जानकारी आज हम इस चैप्टर पे लेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। पहला है आपका व्हाट वर द रीजंस फॉर द राइज ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण क्या थे। दूसरा है आपका व्हाट वर द मेजर प्रोग्राम्स ऑफ द रिवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारियों के जो भी प्रोग्राम थे, जो कार्यक्रम थे, वो क्या थे। थर्ड है आपका एक्सपेंशन ऑफ स्ट्रगल एंड प्रोमिनेंट रिवोल्यूशनरीज, आंदोलन का विस्तार और उसके जो मुख्य आपके जो क्रांतिकारी थे वो कौन थे। तो इसमें सारे क्रांतिकारियों की लिस्ट तो नहीं दी जा सकती है, तो क्योंकि तकरीबन देश की आज़ादी को दिलाने के लिए तकरीबन 7.5 लाख क्रांतिकारी इसमें भाग लिए थे। कई शहीद हो गए, कईयों को उम्र कैद की सज़ा हो गई, बहुतों का जीवन बर्बाद हुआ, लेकिन इन सारे संघर्षों के बाद से आपका देश को आज़ादी मिली थी। ये आपका 2 फेज़ में है। फर्स्ट फेज में आपका जैसे बलवंत फटके हो गए, विनायक दामोदर सावरकर हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस, इन सब के बारे में जानकारी है। और जो सेकंड फेज़ है आपका, उसमें राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, अशफाक उल्लाह खान हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, भगत सिंह, राजगुरु, इन सारे लोगों की जानकारी आपका दी हुई है। तो पहले हम इस वीडियो में फर्स्ट फेज़ की चर्चा कर लेते हैं, जो पहला चरण है उसकी चर्चा कर लेते हैं। दूसरे वीडियो में हम दूसरे चरण की हम चर्चा करेंगे। हालांकि जो दोनों क्रांतिकारी गतिविधियां थी, चाहे वो फर्स्ट फेज़ की हो या सेकंड फेज़ की हो, दोनों ही एक्सट्रीमिज़म पे बेस्ड हैं, दोनों ही उदारवादी चरण से काफ़ी दूर थे। क्योंकि हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस कर लिया था कि पहले जो फर्स्ट फेज़ के जो अभी क्रांतिकारी हम पढ़ेंगे, इनका ताल्लुक पहले आपका कांग्रेस की विचारधारा से ज़्यादा था। पहले कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में, 1885 में, तो ये सारे क्रांतिकारी उसी में थे। तो जो कांग्रेस की कोर मेंटालिटी थी, उस मेंटालिटी को हम पढ़ चुके हैं कि वो कांग्रेस की मेंटालिटी क्या थी। धीरे धीरे जब जितने भी क्रांतिकारी थे वो कांग्रेस की मेंटालिटी से परिचित होते चले गए, तो वो कांग्रेस की विचारधारा को छोड़ के अपनी खुद की विचारधारा पे अपने प्रोग्राम्स को अमल करना स्टार्ट कर दिए। चलिए अब शुरू करते हैं। With the expansion of the power of the British in India, there was an increase of oppression of the Indians. Indians adopted various ways to express their discontent. Initially, they followed a moderate policy, but later turned to extremism. ईस्ट इंडिया कंपनी का जैसे जैसे भारत में जो उसका साम्राज्य था वो बढ़ता चला जा रहा था, विस्तार होता चला जा रहा था, ब्रिटिश इंडिया कंपनी भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रही थी, इसी तरह धीरे धीरे भारतीयों को जो विरोध था वो भी धीरे धीरे क्रम बाय क्रम आपका बढ़ता चला जा रहा था। जितने भी भारतीय थे, भारतवासी थे, उन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी अलग अलग विचारधारा से अपना विरोध प्रदर्शन अपना स्टार्ट किया। भारतीयों ने अपने विरोध में पहले मॉडरेट पॉलिसी को फॉलो किया था। मॉडरेट पॉलिसी को हम उदारवादी कहते हैं। उदारवादी मतलब कि हिंसा नहीं करना या सवाल का जवाब नहीं देना, मतलब जैसा हमको मिल रहा है वैसा रिटर्न नहीं करना, ये आपकी उदारवादी पॉलिसी थी। जिस उदारवादी पॉलिसी पे कांग्रेस और गांधी जी बेस्ड थे, ठीक है। तो पहले जितने भी आपके क्रांतिकारी थे वो मॉडरेट पॉलिसी को फॉलो करते थे, उदारवादी थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उन्हें समझ में आया कि उदारवादी चरण से हम देश की आज़ादी को हम उस आयाम तक नहीं पहुंचा पाएंगे, अपनी गतिविधियों को उस आयाम तक नहीं पहुंचा पाएंगे, तो इसलिए वो धीरे धीरे अपनी पॉलिसी को टर्न करना स्टार्ट कर दिए। धीरे धीरे वो उग्रवादी या एक्सट्रीमिज़म की तरफ बढ़ते चले गए, ठीक है। एक्सट्रीमिज़म को एक बार हम फिर से डिफाइन कर देते हैं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, ठीक है, अपनी पॉलिसीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव करना। ओके, चलिए आपका फर्स्ट फेज स्टार्ट होता है रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। फर्स्ट फेज, पहला चरण आपका क्रांतिकारी आंदोलन का। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट वॉज टू चेंज द सिस्टम बेस्ड ऑन इनजस्टिस एंड टू एंड द ऑपरेशन ऑफ मासेस। फ्रीडम इज द बर्थ राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल एंड
ही हैज़ टू टॉलरेट हार्डशिप टू अचीव इट। इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि अन्याय विधि की व्यवस्था को बदलकर व्यक्ति के शोषण को समाप्त करना था। जो भी भाई देखिए, अपने ऊपर किसी दूसरे का शासन होने देना, इससे बड़ा इंटॉलरेंस कुछ और हो नहीं सकता कि अपनी आज़ादी छिन जाए, हम किसी दूसरे के गुलाम हो जाए। तो जो क्रांतिकारी थे उनका ये उद्देश्य था कि जो अन्याय की जो व्यवस्था है, जो इनजस्टिस की व्यवस्था है, उसको बदल के व्यक्ति के ऊपर जो शोषण हो रहा है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीयों के ऊपर शोषण कर रही है, उसको ख़त्म किया जाए, उसको समाप्त किया जाए। स्वतंत्रता हर एक जो भी व्यक्ति होता है, हर एक इंडिविजुअल की एक जन्मसिद्ध अधिकार है। लाला लाजपत राय जी ने भी कहा था कि आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा। लाला लाजपत राय ने कहा था कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इस पर। और इसे लेने के लिए हर कष्ट सहने को भी तैयार रहना है। रीजन्स फॉर द राइज ऑफ द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, क्रांतिकारी आंदोलन के जो होने के जो कारण थे वो, द revolutionary movement was not sparked off by single factor but several factors contributed to its rise। क्रांतिकारी आंदोलन का कोई एक रीज़न नहीं था। इस चिंगारी को भड़काने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी की गई थी जिसको हम पढ़ेंगे। 4 पॉइंट्स हैं आपके। पहला है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, आर्थिक असंतोष। At the end of 19th century and the early years of 20th century witnessed several famines and epidemics. The apathy shown by the British government on such occasions added fuel to the fire of resentment among the Indians। 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में भारत में बहुत बार अकाल और महामारी का प्रकोप आपका देखने को मिला। ऐसे अवसरों पे ब्रिटिश सरकार की उपेक्षापूर्ण जो नीति थी, ये आपका आग में घी डालने का काम करती थी। जैसे उस टाइम पे टैक्सेस आपके बहुत ज़्यादा वसूले जाते थे। हमने पढ़ा भी है, रैयतदारी व्यवस्था, महालवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त की जो पॉलिसीज थी, तीनों पॉलिसीज हमने पढ़ी हैं। तीनों का टैक्सेशन वसूलने का सिस्टम आपका अलग हुआ करता था। टैक्स आप नहीं वसूल कर पा रहे हो तो आपकी ज़मीन छीन के दूसरे को दे दी जाएगी, या फिर आपके ऊपर कोई भी समस्या आ रही है, एक टैक्स आपका फिक्स है, वो टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। तो ये सारी पॉलिसी हमने पढ़ी थी। तो उस टाइम पे भाई देखो, आज के ज़माने में जैसी खेती बाड़ी होती है, थोड़ा सा उसको डेवलप कर दिया गया है, थोड़ा सा आधुनिक कर दिया गया है। भाई सिर्फ और सिर्फ भारत की कृषि हालांकि अभी भी बेस्ड है, डिपेंड करती है नेचुरल जो वाटर सोर्सेज हैं, जैसे वर्षा का जल हो गया, उस पर आज भी बेस्ड है। लेकिन कई जगह पे वैसा भी हो गया है कि जो वाटर हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो गई है, या फिर जगह जगह पे कैनाल्स आपकी स्थापित कर दी गई हैं, नहर बना दिए गई हैं, डैम स्थापित कर दिए गए हैं कि गर्मी उर्मी के टाइम पे भी हमको पानी की समस्या ना हो, हमको पानी मिलता रहे। तो उस टाइम पे ये 17th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी तक में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। तो कभी अकाल पड़ जाए तो अकाल की समस्या उस टाइम में ज़्यादा होती थी। अब जैसे लगान मूवी आप देखे होंगे, उसमें भी आपका अकाल का सिस्टम बताया गया है। उसमें लगान तो देना ही पड़ता था। अकाल पड़ जाए तो आज भी जैसे अकाल पड़ता है तो गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा रिलीफ मिलता है ना, कि फसल बीमा योजना वगैरह होती है। तो अगर आपकी फसल ख़राब होती है तो भी आपका उसका बीमा होता है, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है। या अकाल पड़ गया तो भी गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है। लेकिन उस टाइम पे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो अकाल वगैरह पड़ते थे, या फिर महामारी वगैरह होती थी, जैसे प्लेग फैल गया या कोई और बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई। इस समय आपका कोरोना फैला हुआ है, उस टाइम पे अगर प्लेग फैल गया तो लोगों की ज़िंदगी चली जाती थी। उस टाइम पे कोई वैक्सीनेशन वगैरह का इतना बढ़िया प्रोग्राम नहीं था, आपका मेडिसिन लाइन इतनी डेवलप नहीं थी। तो इन सब की तरफ से ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो उपेक्षा भरी नीति होती थी कि हम भारतीयों से टैक्सेशन तो ले रहे हैं लेकिन उनके लिए हम रिटर्न में कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक आपका कारण था इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का, कि अब अंग्रेजों से हमें छुटकारा मिल जाए और हम अपना शासन खुद के ऊपर कर सके। सेकंड है आपका लॉर्ड कर्जन पॉलिसी। लॉर्ड कर्जन की जो पॉलिसी थी उसके लिए, द रिएक्शनरी पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन increased resentment among Indians. The Senate system established after Indian University Act 1905
added to the resentment in educated Indians. The Government Confidential Ordinance and Calcutta Cooperation Ordinance contributed more resentment in the masses. लॉर्ड कर्जन की जो रिएक्शनरी पॉलिसी थी, प्रतिक्रियावादी नीति ने भारतीयों में असंतोष बढ़ा दिया। भारतीय यूनिवर्सिटी एक्ट आपका 1904 जो विश्वविद्यालय अधिनियम था, उसमें सीनेट की व्यवस्था से जो शिक्षित भारतीय थे उसमें असंतोष उत्पन्न हो गया। सरकारी गोपनीयता अधिनियम और कलकत्ता के कॉपरेशन अधिनियम ने जनसाधारण में असंतोष आपका पैदा कर दिया। थर्ड है आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। ये आपका सबसे बड़ा रीज़न था एक हिसाब से अगर कहा जाए तो। उस टाइम पे मतलब क्रांतिकारी गतिविधियों को बहुत ही जल्दी और बहुत तेज कर देना, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल आपका सबसे बड़ा रीज़न आपका माना जाता है। 1905 में पार्टीशन किया गया था। द मोस्ट atrocious decision taken by the Curzon was to divide Bengal in two parts. This event angered the whole nation and it created a sense of division and sacrifice among the young Indians. कर्जन का जो सबसे घटिया काम था वो था बंगाल को दो भागों में विभाजित कर देना। इस घटना से पूरा देश आपका उत्तेजित हो गया था। इससे भारतीय जो भी यंगस्टर्स थे उसमें त्याग और बलिदान की भावनाओं की बढ़ती चली जा रही थी। पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में थोड़ा सा डिटेल आप लोग ले ही लीजिए। भाई 1905 में पहले आपका उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपका एक ही स्टेट कहलाती थी, वो था आपका बंगाल। ठीक है, तो क्रांतिकारी गतिविधियाँ आपकी बंगाल और बिहार दोनों जगहों पे या उड़ीसा में भी काफ़ी हद तक बहुत मतलब ये आपका एपी सेंटर हुआ करता था क्रांतिकारी गतिविधियों का। एक आपका बंगाल एपी सेंटर हुआ करता था, दूसरा आपका महाराष्ट्र हुआ करता था और थर्ड आपका हुआ करता था पंजाब। पंजाब उस टाइम का जब आपका पाकिस्तान डिवाइड नहीं हुआ था इंडिया से, उसमें लाहौर वगैरह, लाहौर काफ़ी बड़ा था, तो जो लाहौर आज पाकिस्तान में है वो कभी आपका इंडिया में हुआ करता था। तो ये 3-4 जगहें जो थी ये क्रांतिकारी गतिविधियों का गढ़ हुआ करता था। बंगाल पे सारी चीज़ें ज़्यादा होती थी, स्टेट बड़ा था, एडमिनिस्ट्रेशन इतने बड़े स्टेट को एडमिनिस्ट्रेट करने में काफ़ी नाकामयाब हुआ करता था। और उस टाइम पे पॉलिसी गवर्नमेंट की ऐसी हुआ करती थी कि अगर कोई भी सस्पेक्ट है या तो उसको सीधे जेल में डाल दिया जाता था या फिर उसे गोली मार दी जाती थी। ठीक है, हम आगे एक पढ़ेंगे काला पानी सेंट्रल जेल, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बंगाल आपका क्रांतिकारी गतिविधियों का एपी सेंटर हुआ करता था। तो जब गवर्नमेंट को लगा कि ये जगह से हम क्रांतिकारी गतिविधियों को कम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसने एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा कड़ाई से लागू करने के लिए 2 भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है, एक आपका बंगाल हो गया, दूसरा आपका बिहार हो गया। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने के बाद वहाँ पे पुलिस की ज़्यादा चौकसी लगाई गई, एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा तगड़ा किया गया और उसके बाद इन सारी चीज़ों को लेके लोगों के मन में असंतोष भी फैल गया कि अब सीधी सी बात है कि उचेहरा को अगर ले लिया जाए, अगर हम कहते हैं विंध्य प्रदेश को अलग करना है, अभी मांग उठ रही थी मध्य प्रदेश को लेके, जो मैहर के विधायक हैं नारायण त्रिपाठी, उन्होंने इस मांग को आगे बढ़ाई थी कि मध्य प्रदेश से विंध्य प्रदेश को, जो अपना पूरा विंध्य प्रदेश है, जो बखेलखंड जिसको हम कह सकते हैं कि भाई रीवा हो गया, सिंगरौली, सीधी, मैहर, उचेहरा, सतना, ये सारी चीज़ों को अलग करके एक अलग राज्य का दर्जा देना चाहिए। हम कहते हैं उचेहरा को अगर 2 पार्ट में विभाजित कर दिया जाए इसी चक्कर में, तो देखिए कहीं ना कहीं तो आपको बुरा लगेगा। मध्य प्रदेश को अगर आप तोड़ के आप अलग कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है सभी को बुरा लगेगा। तो उस टाइम पे बंगाल की इससे कहीं ज़्यादा स्थिति आगे खराब थी। आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल इवेंट पे। मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वेंट थ्रू रेवोल्यूशंस एट द एंड ऑफ 19th century and race to gain freedom gathered speed. The independence movement of America, France, Italy, Germany and Ireland had inspiring effects, and these movements and their effects inspired Indian revolutionaries also. In 1905, the Japanese win over Russia instilled sense of new awakening among the Indians. 19वीं सदी में
विश्व के बहुत सारे देशों में क्रांतियाँ आपकी चालू थी या हो रही थी। इसमें राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता प्राप्ति की होड़ लगी हुई थी। अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, आयरलैंड के जो स्वाधीनता संग्राम, उनके परिणाम भारतीय क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणादायक बन गए थे। 1905 में जापान द्वारा रूस की पराजय से भारतीयों के मन में एक नई चेतना का विकास हुआ था। भाई आज इस बात को लेकर डिबेट होती है कि जैसे देखिए भारत आपका वामपंथी नहीं है। वामपंथी एक होता है, लेफ्टीज होते हैं, उनकी विचारधारा अलग होती है। उनकी विचारधारा किसी भी देश के लिए घातक होती है। कभी मौका मिले तो वामपंथी का एक नेट पे सर्च करिएगा, पढ़िएगा, एक अलग ही चैप्टर है वो। तो उस टाइम पे देखिए ज़रूरत होती है, किस समय पे किसकी ज़रूरत है उसके बारे में ज़्यादा इंसिस्ट किया जाता है। तब उस टाइम पे जैसे रूस की क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति हुई थी, चीनी क्रांति का हालांकि भारतीयों को कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ा था। तो देखिए फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, ठीक है, जर्मनी की क्रांति, अमेरिकन क्रांति भी कुछ हद तक। तो इन सब क्रांतियों का भारतीयों पे काफ़ी असर पड़ा था। जैसे कि उस टाइम पे इन्होंने अपना जर्मनी क्या कहते हैं, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, लुई करके राजा था, लुई 14 और 16 करके था, 16 करके में भी। तो उसके शासन दरमियान पे जो गरीब जनता थी, नॉर्मल पीपल्स थे, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे। शासन आपका कायदे से चल नहीं रहा था, लूट मार का भड़माल हो गई थी। तो उसके चलते जो लोकल जनता थी उसके मन में आक्रोश पैदा हुआ और उसने जो किले का गेट था, जो लुई 16 था, उसके किले का गेट तोड़ा। उसके बाद जो वहाँ पे प्रिजनर्स थे, जो कैदी थे, वो जेल तोड़ी और जेल तोड़ने के बाद वहाँ से जो भी उनके क्रांतिकारी थे, जो भी प्रिजनर थे, उनको आज़ाद करवाया। और उसके बाद उस किले को हथिया लिया उन्होंने, वहाँ के राजा को मार दिया, उसकी वाइफ को मार दिया और उसके बाद वहाँ का शासन उन्होंने अपने हाथों पे ले लिया। ठीक है, तो उस टाइम पे ये क्रांतिकारी आपकी हुई। भारत में जो भी आपके रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थे या रिवोल्यूशनरीज थे, एग्रेसिव जो थे, क्या तो कहते हैं, गर्मपंथी जो थे, नॉन मॉडरेट जो थे, तो उन्होंने फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति का सहारा लिया कि इस तरह से हम भी अगर करते हैं तो हो सकता है हमें भी आज़ादी मिल जाए। और उसका कहीं ना कहीं उसका महत्व भी बढ़ा। तो आज ये डिबेट होती है कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद या इनका जो ग्रुप था ये वामपंथ को सपोर्ट कर रहा था। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो वामपंथ का सपोर्ट कर रहे थे, हालांकि ऐसा था कि उन्होंने उसका सहारा लिया था अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। ठीक है, तो ये सारी गतिविधियाँ चल रही थी, इससे अपने देश में इफेक्ट पड़ा, अपने देश की चेतना जागी और इन्होंने ऐसा ऐसा सहारा लेके अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। प्रोग्राम्स ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, क्रांतिकारी आंदोलन के जो कार्यक्रम थे, जो कार्य करने का तरीका था, उसको देख लेते हैं। इनिशियली द रिवोल्यूशनरीज वर अनेबल टू चॉक आउट देयर प्लान्स एंड प्रोग्राम्स, बट लेटर ऑन द आउटले ऑफ प्रोग्राम्स केम इनटू एक्सिस्टेंस। प्रारंभ में, शुरुआत में जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी, अब उन्होंने जो क्रांतिकारी थे अपनी योजनाएं और जो कार्यक्रम थे उसको फिक्स नहीं कर पा रहे थे, निर्धारित नहीं कर पा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो डेवलप होते गए, उनकी सोच और समझ आपकी परिपक्वता की ओर बढ़ती चली गई, डेवलप होती चली गई, वैसे वैसे उनके कार्यक्रम की जो रूपरेखा थी वो बननी स्टार्ट हो गई। तो कुछ पॉइंट्स आपके दिए हुए हैं। फर्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़पेपर एंड पम्पलेट्स टू क्रिएट हेट्रेड अगेंस्ट स्लेवरी अमॉन्ग एजुकेटेड इंडियंस। शिक्षित भारतीयों में दासता के विरुद्ध जो घृणा की भावना उत्पन्न करने के लिए समाचार पत्र पम्पलेट का उपयोग किया गया, उसको बांटा गया। जैसे देखिए पहले जो प्रेस वगैरह होता था, न्यूज़ हाउस वगैरह होते थे, जो जैसे आज हम अखबार पढ़ते हैं तो ये किसी न किसी प्राइवेट कंपनी के या गवर्नमेंट कंपनी के होते हैं। तो आज इसमें प्राइवेट कंपनीज भी इसमें भागीदार होती हैं और वो अपना अपना न्यूज़पेपर निकालती हैं। जैसे दैनिक भास्कर हो गया, दैनिक जागरण हो गया, नई दुनिया हो गई, इंडियंस टाइम हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी कहीं प्राइवेट हैं, कहीं आपकी गवर्नमेंट की। तो आज अगर कोई भी चाहे तो वो अपना एक न्यूज़ हाउस ओपन कर सकता है। कुछ उसकी
प्रक्रिया होती है, लेकिन खोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती है। लेकिन उस टाइम पे सारी चीज़ें, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, चाहे कुछ भी हो, सारी चीज़ों पे कंट्रोल था गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो वो किसी भी न्यूज़ हाउस को पब्लिश होने से रोकती थी, क्योंकि भारतीय अगर कोई न्यूज़पेपर अगर लॉन्च करते हैं तो उसमें अगर बुराई होगी तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की होगी, क्योंकि गवर्नमेंट कोई अच्छा काम कर नहीं रही है। तो जितने भी क्रांतिकारी होते थे वो खुद का कोई न्यूज़ हाउस गवर्नमेंट चलने नहीं देती थी, इसलिए वो हाथ से खुद जो पम्पलेट्स वगैरह होते हैं, जैसे आज चुनाव होता है तो उसमें पम्पलेट्स वगैरह बांटे जाते हैं ना, कोई भी नेता अपने योजनाओं को लिखता है कि हम ये सारी चीज़ें करेंगे, है ना, वो हर जगह बांटे जाते हैं, हर गली मोहल्ले में, दुकानों में, सब जगह मिलता है। तो इसी तरह से लोगों को अवेयर करने के लिए जो क्रांतिकारी थे उन्होंने अलग अलग न्यूज़पेपर्स बनाए, या तो खुद लिखते थे या तो चोरी छिपे उसको छापा करते थे। हाथ से लिख के पम्पलेट्स उन्होंने बनाए और उसको लोगों के बीच में बांटना स्टार्ट कर दिया। कहीं भी जाते, भीड़ भाड़ वाली जगह पे तो उसको फेंक के चले आते, तो सबके हाथ पे लग जाता। तो लोग उनकी विचारधारा से परिचित होते कि हाँ, ये क्रांतिकारी ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, तो इनके साथ हमें भी जुड़ना चाहिए। सेकेंड है आपका टू क्रिएट फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन मासेस, आम भारतीयों में राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाना। तो ये काम ऐसे होता था कि अब उस टाइम पे हर एक चीज़ तो रिस्ट्रिक्टेड थी। कहीं पे आप अगर सभा कर रहे हैं तो पता चला पुलिस आ गई, दे लाठी दे डंडा, मारना स्टार्ट कर दिए, किसी को गोली मार दिए, किसी को जेल में भर दिए। तो चोरी छुपे कहीं कहीं सभा हो जाती थी, पूरा प्लान करके बनाया जाता था कि वहाँ आपकी चौकी बनी हुई है या पुलिस स्टेशन है या वहाँ पे आपका हेडक्वार्टर है, वहाँ पे सेना रुकी हुई है, इतनी इतनी देर में सेना आ जाती है। तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें प्लान की जाती थी। कहीं भी सभा हुई, लोगों को इकट्ठा किया गया, या माइक लेके कहीं भी घुस गए, या चिल्लाते चिल्लाते कहीं भी कुछ भी बोल दिए, या पर्चे दीवार पे छाप दिए। जैसे नहीं आज किसी का कुछ बताना होता है, गुमशुदा की तलाश में पर्चे छाप दिए जाते हैं, दीवार पे चिपका दिए जाते हैं। तो इस तरह से लोगों को उन्होंने पर्चे छाप दिए, पम्पलेट बांट दिए, और उसमें लोगों की राष्ट्रीय भावना को जगाने की कोशिश की जाती थी। थर्ड है आपका टू एंगेज यूथ इन बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड टू प्रोपोगेट स्वदेशी एंड टू ऑर्गेनाइज प्रोसेशंस। जो यंगस्टर्स थे, जो युवा थे, उनको जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी चीज़ों को लेने के लिए प्रोत्साहित करना, और उन सारी चीज़ों को प्रचारित भी करना, ये सारी चीज़ों का भी जुलूस का आयोजन किया जाता था। देखिए, हमने जब पढ़ा था इकोनॉमिक की चीज़ हमने पढ़ी थी, या ट्रेड की जो पॉलिसी हमने पढ़ी थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज हमने गवर्नमेंट की पढ़ी थी, तो उसमें आपको पता है क्या क्या हुआ था। पहले तो यहाँ से सामान आपका बाहर जाता था, फॉरेन कंट्रीज़ में जाता था। जब ब्रिटिशर्स को लगा कि इसमें प्रॉफिट आपका ज़्यादा है, तो वो यहाँ से पहले पूरे भारत का सामान बैन कर दिए कि आप फॉरेन कंट्रीज में बेच नहीं सकते। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि लोकल एरियाज़ में भी आप अपना बना हुआ सामान आप बेच नहीं सकते। तो सारा सामान बनता लेकिन बिकता नहीं, तो लोगों की स्थिति ख़राब होती चली गई, आर्थिक स्थिति ख़राब होती चली गई। तो फॉरेन एजेंट्स जो थे, ब्रिटेन के जो एजेंट्स थे, टेक्सटाइल कंपनीज वगैरह के बिजनेसमैन जो थे, वो आते और यहाँ पे बहुत कम दामों पे इनसे सामान खरीदते भारतीयों से, और उसको वहाँ पे ले जाके बाहर ऊंचे दामों में बेचते, और वही भारतीयों का सामान बना हुआ अपना टैग लगा के भारतीयों को ही बेच देते थे। तो ये भी एक समस्या थी। तो इससे ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता और हमको नुकसान होता। तो इसके लिए क्रांतिकारियों ने ये बात निकाली कि भाई बायकॉट किया जाए, जितने भी आपके विदेशी माल हैं, जितने भी चीज़ें हैं बाहर की, उनको बायकॉट किया जाए, और सारी चीज़ें ली जाएँ कहाँ की, अपने देश की बनी हुई। अपने देश में चाहे कुछ भी बना हो, सुई से लेके अगर जहाज़ तक बना हो तो भी वो अपने देश का लिया जाए, बाहर के देशों का न लिया जाए। ये चीज़ें आज भी आपकी बहुत ज़्यादा इंसिस्ट की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा। आज भी प्लान्स चलते हैं आपके स्वदेशी अपनाओ, जिससे आपका बाबा रामदेव हो गए, तो बाबा रामदेव अपना बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके लॉन्च करते हैं। अब उनका मंत्र ही है स्वदेशी अपनाओ, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। गवर्नमेंट भी आपका मेड इन इंडिया का जो प्लान लेके आई है, और आत्मनिर्भर बनो का जो प्लान है, वो भी इसीलिए है कि जो बाहर का सामान है उसको हम न खरीद के जो अपने देश में सामान बना हुआ है हम उसको लें। इससे अपनी अर्थव्यवस्था ही मजबूत होती है, और
आत्मनिर्भरता भी आपकी बढ़ती है। चलिए आखिरी नेक्स्ट पॉइंट है आपका, टू गिव आर्म्स ट्रेनिंग टू द यूथ इन स्मॉल ग्रुप्स। छोटे छोटे ग्रुप्स में जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको संगठित करके बंदूक वगैरह चलाना, तलवार वगैरह चलाना, इन बम वगैरह चलाना, इन सब की जानकारी या इस सब का ट्रेनिंग या प्रशिक्षण दी जाता था। अब भाई गवर्नमेंट से तो लड़ना है, अब उनके पास सेना है, उनके पास पुलिस है, अब उससे लड़ने के लिए हमको भी तो हथियार चलाना बनना चाहिए ना, उसकी जानकारी होनी चाहिए कि पिस्टल कैसे काम करती है या राइफ़ल कैसे काम करती है, उसके अंदर बुलेट्स आपकी कैसे भरी जाती है, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। भाई किसी भी बंदूक को चलाना, उसका जो बैक फायर लगता है, उसका जो झटका लगता है उसको संभालना, उस पर स्टेबल होना, सही जगह पे सही निशाना लगाना, तो ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग देने के लिए क्रांतिकारी अपना एक अलग जगह चुनते थे, वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती थी। टू मेक बॉम्ब्स एंड आर्म्स एंड कलेक्ट एंड परचेज आर्म्स फ्रॉम अब्रॉड। जैसे कॉन्स्पिरेसी हुई थी भगत सिंह को फांसी होने से पहले, उन्होंने जो संसद भवन था, ये कह लीजिए संसद भवन था, एक लेजिस्लेटिव असेंबली थी, तो लेजिस्लेटिव असेंबली पे 2 लोगों ने बॉम्ब फेंका था, भगत सिंह ने और सेकंड उन्हीं के एक साथी थे उन्होंने, ठीक है। तो बॉम्ब फेंका था बीच असेंबली पे जो जगह खाली थी, और उसमें से उस बॉम्ब में से आपका शार्पनेस जो रहता है जिससे कि नुकसान पहुंचता है लोगों को, वो निकाल के उन्होंने बॉम्ब फेंका था। और वो फेंका क्यों था कि गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुन रही है, उसको जगाने के लिए, सुनाने के लिए हमारी बात भी आप सुनो, इसके लिए अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए ये सारी चीज़ें की गई थी। उन्होंने उसके बाद अपनी गिरफ्तारी भी दी थी कि अभी तो हमारा जो कुछ भी सेंटेंस होता है या स्टेटमेंट होता है वो गवर्नमेंट किसी भी सरकारी पेपर में छापती नहीं है, लेकिन जब कोर्ट में हियरिंग होती है तो उस टाइम पे हम जो भी बातें कहेंगे तो सारे न्यूज़ हाउसेस को उसको छापना ही पड़ेगा। तो उन्होंने गिरफ्तारी दी थी। गिरफ्तारी के बाद जब उनकी पेशी वगैरह होती थी कोर्ट में जज के सामने, तो वकील के सामने जो भी जीरा हुआ करती थी, तो उसमें जो भी स्टेटमेंट होता था वो सभी जगह छप के आपका जाया करता था, और इनकी विचारधारा से ये पेपर आपको पूरे देश में बढ़ता था, तो सभी लोग इससे परिचित होना स्टार्ट हो गए थे। अलग अलग जगह से हथियार खरीदना, भाई भारत में तो आपका हथियार मिलने से रहा, क्योंकि यहाँ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, यहाँ तो आप उसकी इजाज़त के बिना एक सुई भी नहीं खरीद सकते हैं। तो अलग अलग जगहों पे बैठे लोग, जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि फॉरेन कंट्रीज़ में जो अलग अलग पार्टीज़ बनी हुई थी, रिवोल्यूशनरी पार्टी बनी हुई थी, उनसे यहाँ पे लोगों को सहायता दी जाती थी, अलग अलग बम की वजह से जो भी हथियार वगैरह इनकी ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंशन ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट एंड प्रोमिनेंट लीडर्स। क्रांतिकारी आंदोलन का विस्तार और इसके जो प्रमुख क्रांतिकारी हैं उनके बारे में। The wave of revolution had spread all over the country and Maharashtra, Bengal and Punjab were the key centers. क्रांतिकारी आंदोलन आपका पूरे देश में चल रहा था, सारे देश में इसकी पकड़ मजबूत होती चली जा रही थी, लेकिन उसके जो मुख्य केंद्र थे आपके सभी जगहों से मिला के, वो आपके महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब थे। हालांकि पूरे देश में क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी, लेकिन आपका एक सेंटर होता है कि वहाँ आपका क्रांतिकारी गतिविधियाँ आपकी कुछ ज़्यादा तेज चलती हैं, वहाँ के नेताओं की बात पूरे देश सुनता है। तो ऐसी 3 जगह थी, महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब। अब स्टार्ट करते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र वॉज द सेंटर ऑफ द रिवोल्यूशनरीज। वासुदेव बलवंत फटके, विनायक रानाडे, चापेकर बंधु, श्यामजी वर्मा एंड विनायक दामोदर सावरकर वर द prominent revolutionaries here. Vasudev Fatke was the leader of the revolutionary movement. With the help of few people, he occupied Dhamri, Balte, Palaspe village in 1879. महाराष्ट्र आपका क्रांतिकारियों का गढ़ हुआ करता था। यहाँ के जो प्रमुख आपके जो क्रांतिकारी थे वो वासुदेव बलवंत फटके, विनायक रानाडे, चापेकर बंधु, श्यामजी वर्मा और सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, ये प्रमुख हुआ करते थे। क्रांतिकारी वासुदेव फटके
क्रांतिकारी आंदोलन के आपके प्रमुख अग्रदूत हुआ करते थे। उन्होंने कुछ लोगों को लेके 1879 में धामरी, बल्टे और पलस्पे जैसे जो गांव थे उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है। Later on he was arrested in the same year and was sent to several jail in Andaman Nicobar Island. In 1893 Ganpati Utsav was celebrated, and in 1895 the Shivaji Utsav. These Utsav awakened the feeling of love toward nationalism among the people of Maharashtra. In 1897 Damodar and Balakrishna Chapekar brothers murdered an English officer, Rand, head of plague committee, and Lieutenant Amst क्या तो नाम है Amherst in Pune. Chapekar brothers were sentenced to death. In 1909, Jackson, the district magistrate of Nasik, was killed. 3 persons were sentenced to death and 27 persons were given long regress imprisonment in this case. 1879 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और जो सेलुलर जेल है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इसको हम काले पानी की सज़ा भी कहते हैं। ठीक है। तो अगर कभी पूछा जाए काले पानी की सज़ा क्या होती है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो सेलुलर जेल है उसे ही काले पानी की सज़ा कहा जाता है। 1893 में आपका गणेश उत्सव मनाया जाने लगा और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाया जाने लगा। इससे आपका जो महाराष्ट्र के लोग थे उसमें स्वराज के प्रति प्रेम आपका बढ़ने लगा और अंग्रेज़ों के विरुद्ध आपके लोगों की भावना जगनी स्टार्ट हो गई। 1897 ईस्वी में पुणे में सावरकर और विनायक दामोदर सावरकर और बालकृष्ण चापेकर जो ब्रदर थे, उन्होंने प्लेग समिति के जो हेड था, एक प्लेग समिति मतलब प्लेग उस टाइम पे फैला हुआ था, बीमारी थी आपकी। तो प्लेग कमेटी का जो हेड था रैंड और लेफ्टिनेंट, उसकी गोली मार के हत्या कर दी। चापेकर जो ब्रदर्स थे उनको फांसी दे दी गई और 1909 में नासिक के जो जिला मजिस्ट्रेट था जैक्सन, उसकी भी गोली मार के हत्या कर दी गई। देखिए 2 चीज़ें जो इसमें मेंशन की गई हैं, पहला आपका गणेश उत्सव और दूसरा आपका शिवाजी उत्सव। इन दोनों को मनाने का कारण ही ये था कि जैसे आज भी आप देखते हैं गणेश उत्सव होता है, बैठकी होती है, तकरीबन 9 दिन तक लोगों का आना जाना रहता है उस जगह पे। तो ये एक बहुत अच्छा की पॉइंट था लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र में गणेश उत्सव एक बहुत बड़ा त्यौहार है। तो उस जगह पे बहुत सारे लोग जब गैदर होते थे, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे, तो वहाँ पे अपनी बातों को लोगों तक पहुँचा पाना बहुत आसान होता था। इसी तरह से आपका जब शिवाजी उत्सव होता था तो शिवाजी महाराज आपके उनका दिया हुआ ही चीज़ है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मतलब खुद की आज़ादी, खुद के ऊपर खुद का शासन, दूसरे की पराधीनता से स्वतंत्रता। तो उनका भी जब महोत्सव मनाया जाता था तो वहाँ भी लोग इकट्ठा होते थे, वहाँ भी लोगों के बीच में विचार विमर्श होता था और अपनी बातें सब तक पहुँचाई जा सकती थी। ओके। तो इनका सीधा मानना था कि हमें अपनी बात अंग्रेज़ों से मनवाने के लिए उनके सामने हाथ पैर नहीं जोड़ने हैं, उनकी आव भगत नहीं करनी है, हमें अपनी बात मनवानी है। तो सीधे नहीं मान रहे हो तो सीधे गोली मारी जाएगी। तो इनका सिद्धांत यही था। आगे बढ़ते हैं बंगाल की तरफ। बरेंद्र घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, नरेंद्र गोसाई, हेमचंद्र दास were the prominent revolutionaries in Bengal. P. Mitra founded the Anushilon Committee in Bengal. The aim of this committee was to cultivate physical and intellectual sharpness among the youths. This organization got support from Aurobindo Ghosh and Dr. Kesav Baliram Hedgewar.
हेडगेवार आपके वही हैं जिन्होंने आरएसएस का निर्माण किया था शुरुआती दौर में। जब आरएसएस का निर्माण हुआ था 1948 के दरमियान में, तो हेडगेवार भी उसके एक सदस्य हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं। एंटी ब्रिटिश न्यूज़ वर पब्लिश इन द न्यूज़पेपर युगांतर एंड संध्या। ये जितने भी न्यूज़पेपर्स के नाम दिए जा रहे हैं ना, तो इसको आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन इसके दिए नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इन 1908 खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी थ्रू अ बॉम्ब ऑन द कैरिज ऑफ द डिफेम्ड जज किंग्सफोर्ड थिंकिंग that the judge was in it, but their information was not correct. Actually, 2 British women were killed in this incident. Soon after, Chaki shot himself dead and Khudiram Bose was arrested, tried and hanged to death. After this incident, a house in Calcutta, the Maniktola Garden House, which was used by revolutionaries to make bombs and to get training in shooting, was raided. 34 revolutionaries, including Arvindo Ghosh and brother Barendra Kumar Ghosh, were arrested. The government lawyer and deputy police superintendent were killed during the ongoing trial. बंगाल की जो प्रमुख क्रांतिकारी थे उसमें आपका बारेंद्र घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, अरविंद घोष, नरेंद्र गोसाई, हेमचंद्र दास और भी बहुत सारे क्रांतिकारी इसमें थे, लेकिन ये मुख्य क्रांतिकारी थे आपका। पहली फोटो आपकी खुदीराम बोस की है। इनकी एज थी आपका 18 साल 8 महीने कुछ दिन। हाँ, 18 साल 8 महीने कुछ दिन इनकी एज थी जब इनको फांसी दे दी गई थी। इतनी छोटी एज में कोई फांसी पे चढ़ जाए, बहुत डिस्ग्रेसफुल वाली बात है। दूसरी फोटो आपकी मदन लाल ढींगरा की है। तो बंगाल में क्रांतिकारी जो पी मित्र थे, उन्होंने अनुशीलन समिति का गठन किया था। इस समिति का जो मुख्य उद्देश्य था वो बंगाल के युवकों की फिजिकल स्ट्रेंथ को बेहतर करना है और जो बौद्धिक विकास है उसको बढ़ाना है। ये समिति आपकी क्रांतिकारी संस्था भी थी। इस संस्था को अरविंद घोष और डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार का भी सपोर्ट मिला हुआ था। 2 पत्रिकाएं हैं, युगांतर और संध्या। इस पत्रिका में आपका, इस समाचार पत्रिका में अंग्रेजों के विरोध में जो भी विचार थे उसको पब्लिश किया जाता था। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने एक कैरेज में, जो उस टाइम पे बग्घी हुआ करती थी, तो उसको ये समझ के उसके ऊपर बम फेंका था कि इसमें जो जज था किंग्सफोर्ड वो है। ठीक है, ये जो किंग्सफोर्ड था ये आपका जो बंगाल के पास आपका युद्ध हुआ था प्लासी का, उस टाइम मुजफ्फरपुर में, तो वहाँ की बात है ये। तो वहाँ पे उसकी गाड़ी के ऊपर बम फेंका गया, ये सोच के कि इस पे आपका जो जज है किंग्सफोर्ड वो बैठा हुआ है। किंग्सफोर्ड आपका एक बहुत बदनाम जज हुआ करता था। इसने बहुत सारे लोगों को फांसी दी थी, बहुतों को जेल कराई थी, है ना। अलग अलग स्टेटमेंट देता था अपने कुर्सी के बलबूते। तो ये इन्फॉर्मेशन इनकी गलत निकली और उस बग्घी में या उस कैरेज में 2 महिलाएं बैठी हुई थी, तो वो इस बम ब्लास्ट की वजह से उनकी डेथ हुई थी। ये घटना, अब देखिए, जैसे जो क्रांतिकारी थे उनके खुद के उसूल हुआ करते थे। आज भी अगर मान के चलिए भारतीय सेना का किसी अगले के साथ अगर युद्ध होता है तो उसमें सबसे पहले बात यही कही जाती है कि औरतों और बच्चों के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए, है ना। भाई सामने दुश्मन अगर खड़ा है तो उसको आप बशर्ते गोली मार सकते हैं, लेकिन औरतों के ऊपर और बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार का हमला नहीं होना चाहिए। और ये हमारे इतिहास में भी कई बार ऐसी घटना देखने को मिलती हैं। एक बार आपका किसका, तो शिवाजी का ही मामला था, महाराष्ट्र का ही मामला था। उन्होंने मुगलों के एक किले को जीता था। उस टाइम पे मुगल और मराठों का युद्ध आपका बहुत फेमस हुआ करता था। काफ़ी युद्ध उनके आपस में लड़े गए हुए हैं। तो शिवाजी महाराज की जो सेना थी उन्होंने मुगलों के एक किले को जीता था। तो उनका जो सेनापति था शिवाजी का, तो एक
डोली टाइप की होती है। तो उसमें डोली जब पूरा सामान देखा गया कि हालांकि ये सामान आपका है इस किले में, ऐसा ऐसा है, तो शिवाजी के पास वो डोली लाई गई और उन्होंने कहा कि सेनापति ने कहा कि महाराज आपके लिए हम बहुत कीमती चीज़ आपके हम लेके आए हैं। तब शिवाजी महाराज ने उस डोली का पर्दा उठाया है तो उसमें एक महिला थी। तो शिवाजी ने अपने सेनापति को बहुत फटकार लगाई थी कि जब तुम हमारा नियम जानते हो कि कभी भी दुश्मन के घर पे भी अगर हमला हो रहा है तो वहाँ पे भी जो भी औरतें और बच्चे हैं उन पे हमें हमला नहीं करना है, उन्हें हमें ससम्मान उनकी जगह पे वापस भेज देना है। तो उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों के साथ में और सेनापति के साथ में उस महिला को वापस उसके जहाँ की वो थी उसे वापस वहाँ पहुँचाया है। तो इस तरह की विचारधारा हमारे देश की रही है। तो जो खुदीराम बोस थे और प्रफुल्ल चाकी थे, तो इस इंसिडेंट के बाद से उनके मन में बहुत ग्लानि उत्पन्न हुई, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे इस बात को लेके। तो प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को गोली मार ली, ठीक है, पॉइंट ब्लैंक अपने गोली मारी तो उनकी डेथ हो गई। और खुदीराम बोस को गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया था। अरेस्ट करने के बाद उनको 18 साल 8 महीने उनकी एज थी, तो अप्रॉक्सीमेटली 19 ईयर्स ओल्ड थे, तब उनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवैध हथियारों की तलाश के संबंध में मानिक टोला करके कलकत्ता में आपका जो उद्यान था, तो वहाँ पे एक कॉटेज बना हुआ था। वहाँ पे क्रांतिकारियों को, जितने भी क्रांतिकारी थे जो हेड हुआ करते थे, वो जितने भी यंगस्टर्स थे उनको ट्रेनिंग देते थे कि कैसे बम बनता है, कैसे गोली चलाई जाती है, कैसे दोबारा रिलोड किया जाता है गन को, गन अगर ख़राब हो जाती है तो उसको कैसे मेंटेन किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देते थे। तो जब रेड पड़ी पुलिस की तो ये जगह आपकी पकड़ी गई, जिसमें अरविंद घोष, आपके क्या तो नाम था, बारिंद्र घोष, इनके साथ साथ आपका 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके ऊपर मुकदमा चला और मुकदमा चलने के दौरान जो सरकारी वकील था और डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट था उसको भी गोली मार के हत्या कर दी गई। आगे बढ़ते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब हैड रिवोल्यूशनरीज लाइक लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, सूर्य अम्बा प्रसाद, etc. The educated class in Punjab was also influenced by the thoughts of revolutionaries. Under the joint leadership of Lala Lajpat Rai, Ajit Singh and Lala Hardayal, a movement in favor of farmers was started. The British government deported Lala Lajpat Rai and Ajit Singh. The Kuka movement was started against British in Punjab. कुका मूवमेंट को हम शायद सेकेंड या थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा है। तो होमवर्क ये है आपका कि उस कुका मूवमेंट को आप एक्सप्लेन करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। ओके, चलिए, पंजाब के जो प्रमुख क्रांतिकारी थे उसमें से लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, सूर्य अम्बा प्रसाद और भी बहुत सारे क्रांतिकारी थे। जो वहाँ पे एजुकेटेड लोग थे, जो शिक्षित वर्ग था, उनके ऊपर भी क्रांतिकारी विचारों का बहुत प्रभाव हुआ करता था। पंजाब में आपका लाला लाजपत राय, अजीत सिंह और लाला हरदयाल के नेतृत्व में किसानों का पक्ष लेके, किसानों की समस्याओं को लेके एक आंदोलन चलाया गया। सरकार ने लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को देश निकाले की सज़ा दी गई। ठीक है, देश निकाले की सज़ा दी गई, मतलब पंजाब छोड़ दो या वो एरिया छोड़ दो, कहीं और उनको भेज दिया गया, जिसको हम तड़ी पार कहते हैं कि मैहर का अगर कोई कैदी है, मतलब ऐसी विचारधारा है उसकी कि मैहर के लिए ठीक नहीं है, तो उसको तड़ी पार कर दिया गया कि आप मैहर नहीं आ पाएंगे 6 महीने तक या साल भर तक, या एक लिमिट होती है उसकी सज़ा के अनुसार। तो अजीत सिंह और लाला लाजपत राय को देश निकाला दिया गया। अंग्रेज़ों के विरुद्ध यहाँ पे आपका कुका आंदोलन चलाया गया था। अब होमवर्क यही है कि आपको कुका आंदोलन के बारे में रिसर्च करनी है और उसे मुझे सेंड करना है। आगे बढ़ते हैं। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन अब्रॉड, विदेश में, देश के बाहर विदेश में जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी उनके बारे में। इंडियन रिवोल्यूशनरीज वर एक्टिव इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल श्यामजी वर्मा एस्टेब्लिश इंडियन हाउस इन लंदन। ये आपका जो इंडियन हाउस लंदन है, ये आज भी वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है।
ठीक है। और इंडियन हाउस जो है लंदन में भारत की जितनी भी प्रतिलिपियां हैं, जो पांडुलिपियां हैं, जितना भी इतिहास है आपका, और बहुत सारी चीज़ें आपकी इस जगह पे, इसकी जो लाइब्रेरी है इंडियन हाउस इन लंदन में, ये वहीं पे रखी हुई है आज भी। हाँ, तो श्यामजी वर्मा एस्टेब्लिश इंडिया हाउस इन लंदन इन 1905. दिस वॉज द सेंटर फॉर revolutionaries here. Shyamji also started sociologist magazine and started scholarships. विनायक दामोदर सावरकर, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, नाम भी ऐसा है, तिरुमल आचार्य, बीकाजी कामा, भाई परमानंद, मदन लाल ढींगरा and Lala Hardayal were the active members of the society. One of the members of the society, Madan Lal Dhigra, in 1909 killed Curzon Wali, the Secretary of India. सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के बारे में हमने पढ़ा है कि इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था. ढींगरा वॉज हैंग्ड एंड विनायक दामोदर सावरकर वॉज सेंट टू सेंट्रल जेल एट द अंडमान आइसलैंड. ओके. भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रचार आपका विदेश में भी शुरू हो गया था, क्योंकि यहाँ से जो क्रांतिकारी थे, जैसे मान लो लाला लाजपत राय हो गए, मदन लाल ढींगरा हो गया, अजीत सिंह हो गए, अब इनको देश निकाला दे दिया गया. देश निकाला दे दिया गया मतलब आप इंडिया में रह ही नहीं सकते हैं. आपको जहाँ भी पाया जाएगा तो जेल में ठूंस दिया जाएगा, या तो आपको गोली मार दी जाएगी, फांसी चढ़ा दिया जाएगा. तो अब यहाँ से अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को चालू रखने के लिए कोई ना कोई जगह तो चाहिए. तो इसके लिए उन्होंने बाहर चले गए. अब सोच लो लंदन पे ही चले गए, जहाँ के ब्रिटिशर्स हैं वहीं चले गए, वहीं पे इन्होंने अपना इंडियन हाउस खोल दिया और वहीं से क्रांतिकारी गतिविधियाँ आपकी चालू हो गई. भाई हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, ये वाला सीन था. तो विदेशों में गतिविधियाँ आपकी चालू हो गई थी. सबसे पहले श्यामजी वर्मा ने 1905 में लंदन में आपका इंडिया हाउस आपका इस्टेब्लिश किया. ये जो इंडियन हाउस था, ये विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गया था. यहाँ से जितने भी क्रांतिकारी आपके जाते थे वो वहाँ पे जाके इसके मेंबर हो जाते थे और वहाँ से इंडिया पे अपना मूवमेंट अपना चलाते रहते थे. जैसे आपका खालिस्तान का है, खालिस्तान आपकी पंजाब का है. खालिस्तान, हालांकि वो लोग जो खालिस्तानी हैं उनका मानना ये है कि हमें पंजाब चाहिए इंडिया से एक अलग कंट्री के तौर पे. भारत में जो पंजाब का हिस्सा है वो, और पाकिस्तान में जो पंजाब का हिस्सा है वो, ठीक है. हालांकि पाकिस्तान वाले पंजाब की तरफ ये लोग इतना इंसिस्ट नहीं करते हैं, हालांकि ये सिर्फ भारत के पंजाब की तरफ इतना इंसिस्ट करते हैं कि हमको भारत वाला जो पंजाब है उसको खालिस्तान के नाम पे अलग कंट्री के तौर पे चाहिए. तो ये लोग रहते कनाडा में है, ठीक है, रहते कनाडा में है, और भारत में हालांकि इनकी पार्टी बैन है, तो ये कनाडा में रहते हैं और कनाडा में रह के भारत में अपना मूवमेंट चलाते हैं. तो हालांकि ये तो एक उदाहरण है, ये खालिस्तान आपका कॉन्सेप्ट ही पूरा गलत है, देश विरोधी है ये. हालांकि मैंने एक उदाहरण दिया था. तो इसी तरह से आपका इंडियन हाउस था लंदन में, कि वहाँ पे जितने भी हमारे देश के क्रांतिकारी हुआ करते थे वो वहाँ पे रहते थे और अपने देश में आज़ादी का मूवमेंट चलाते थे, ठीक है. श्यामजी वर्मा जो थे उनके द्वारा सोशियोलॉजिस्ट नाम की एक पत्रिका निकाली गई थी और स्कॉलरशिप की योजना प्रारंभ की गई थी. विनायक दामोदर सावरकर, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, तिरुमल आचार्य, मैडम भीकाजी कामा, भाई परमानंद, मदन लाल ढींगरा और लाला हरदयाल इसके सक्रिय एक्टिव सदस्य थे या सक्रिय सदस्य थे. 1909 में सोसाइटी के एक सदस्य मदन लाल ढींगरा ने भारत के मंत्री विलियम कर्जन वायली की हत्या कर दी थी. हालांकि ये मेन मोटिव ही था कि जिससे हमारी नहीं बन रही है, जो ज़्यादा अंग्रेज जो ज़्यादा एग्रेसिव है भारतीयों के लिए, उसको गोली ही मार दी जाए वो ज़्यादा सही है, उससे बात करने का कोई मतलब नहीं निकलता है. तो इसीलिए आपको ढींगरा को, मदन लाल ढींगरा को और मदन लाल ढींगरा को डेथ सेंटेंस सुनाया गया था, प्राणदंड दिया गया था, और विनायक दामोदर सावरकर को काले पानी की सज़ा दी गई थी. तो सेलुलर जेल जो है उसे काले पानी की सज़ा दी जाती है. आगे बढ़ते हैं. इन 1913 द गदर पार्टी वॉज फॉर्म. गदर पार्टी को तो आप 100% याद रखना, इससे सवाल बनते ही बनते हैं हर एग्ज़ाम में.
Okay. In 1913, the Gadar Party was formed in the United States of America. Lala Hardayal was the key activist of this party. The Gadar magazine was published, which focused on the atrocities and open exploitation by the British government in India. The objective of the Gadar Party was to help local revolutionaries to the revolt against the British. रास बिहारी बोस रास बिहारी बोस वही थे, इन्हें भी देश निकाला वगैरह मिला था, तो ये यहाँ से चले गए थे जापान। तो जब आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस जी ने, तो इनकी मदद की है। इनकी जो जापान में आपके जो प्रिजनर्स थे, जो जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस टाइम पे जो भारत के जो कैदी थे, भारत के जो सैनिक थे जिनको कैदी बना के रख लिया था जापान ने, तो रास बिहारी बोस ने जापान से बात की थी कि जितने भी हमारे साथी हैं सैनिक में जो थे उनको आप लोग छोड़ दीजिए। तो जो सुभाष चंद्र बोस हैं उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई है अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, तो ये सब उसमें भर्ती होना चाहते हैं। तो रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस की इस तरह से मदद की थी कि जापान से वो जो कैदी थे उनको छुड़ाया था और सबके सब आपके आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो गए थे। और जापान ने भी इसमें सहयोग किया था, जापान ने सहयोग किया था, सिंगापुर ने सहयोग किया था, है ना। ठीक है, तो रास बिहारी बोस, विष्णु गणेश पिंगले, सचिंद्र सन्याल एंड करतार सिंह का रोल ये है कि करतार सिंह आपके आतंकवादी कह रहा हूँ मैं, बहुत फेमस क्रांतिकारी थे। और जो भगत सिंह करतार सिंह को अपना आदर्श मानते थे। ठीक है, करतार सिंह मेड अ प्लान ऑफ रिवॉल्ट इन इंडिया ऑन 21 February 1915. However, the police came to know about the plan and all the leaders were taken into custody and thus the Gadar movement was suppressed. As the First World War began, Lala Hardayal and his comrades went to Germany in 1907 at क्या तो नाम है इसका, Stuttgart of in Germany. Madam Kama was first to unfurl the Indian flag with the dream of Indian independence in the International Socialist Conference. सॉरी, पेज मैंने पलटना भूल गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। लाला हरदयाल इस पार्टी के आपके प्रमुख कार्यकर्ता थे। गदर पार्टी का एक पत्रिका का भी पब्लिश किया गया था, गदर नाम से ही पब्लिश किया गया था एक पत्रिका का, जिसमें अंग्रेज़ों के अत्याचार और जो भी शोषण वगैरह होता था उसका खुले मंच से उसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया गया था इस गदर पत्रिका में। गदर पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि जो आपके लोकल रेवोल्यूशनरीज़ हैं, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो, उन सभी का सपोर्ट करना, हर तरह से उसका सहयोग करना और अंग्रेज़ों के विरोध में काम करना। रास बिहारी बोस, विष्णु गणेश पिंगले, सचिंद्र नाथ सन्याल, करतार सिंह ने 21 फरवरी 1915 को भारत में एक बहुत बड़े विद्रोह की योजना बनाई थी कि एक बहुत बड़ा झटका दिया जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो इस योजना का पता चल गया पुलिस को, सभी नेताओं को पहले से बंदी बना लिया गया। इस प्रकार आपका जो गदर आंदोलन था उसे ख़त्म कर दिया गया, दबा दिया गया। विश्व युद्ध के शुरू होते ही लाला हरदयाल और उनके साथी जर्मनी चले गए और अमेरिका में तो कुछ रहने ही गया तो जर्मनी चले गए। तो 1907 में जर्मनी के जो स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में सर्वप्रथम मैडम कामा बस दिया है लेकिन मैडम भीकाजी कामा नाम है, ने भारत की स्वतंत्रता की कल्पना के साथ भारत का जो फ्लैग था उसको फहराया था। ओके, मिसेस भीकाजी कामा डिक्लेरेशन, श्रीमती भीकाजी कामा का जो उद्घोष था उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। This is the flag of Indian independence. Now look at it. It has been born. It has been purified by the blood of Indian martyrs. I call upon the gentleman to stand up and salute this flag of Indian independence. In the name of this flag, I also appeal to all the lovers of independence worldwide that they may cooperate to achieve freedom for the fifth part of total humanity. ये भारत की स्वाधीनता का झंडा है
देखिए इसने जन्म ले लिया है, शहीद भारतीयों के रक्त से इसे पवित्र किया जा चुका है। मैं जितने भी जेंटलमैन हैं उससे अपील करती हूँ कि आप खड़े होके भारतीय स्वाधीनता की इस पताका को सलामी दें। इस झंडे के नाम पर मैं विश्व भर के स्वतंत्रता प्रेमियों से अपील करती हूँ कि संपूर्ण मानव जाति के 5वें हिस्से को स्वतंत्र करने में सहयोग दें। With the help of German Foreign Office, Birendranath Chattopadhyay, Bhupen Dutt and Lala Hardayal founded Independence Committee, which was known as German Scheme in 1915। 1915 में वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेन दत्त और हरदयाल के नेतृत्व में जर्मनी फॉरेन ऑफिस के सहयोग से इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना की गई। इसे जर्मन स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। The bravery and patriotic feelings roused by the revolutionary inspired the youth of embrace struggle for स्वराज। क्रांतिकारियों के साहसिक कार्यों तथा देश प्रेम की भावना से नवयुवकों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। During 1908 to 1918, most of the revolutionaries had laid down their lives or were jailed. By the end of this First World War, revolutionary activities were on the wane for the time being. The revolutionaries did not succeed in their mission, but their patriotism and self-sacrifice became the source of inspiration for the masses। 1908 से 1918 के बीच में अधिकांश क्रांतिकारी आपके शहीद हो गए या जेल में बंद कर दिए गए। पहले विश्व युद्ध के अंत तक आपका 1918 तक 1914 से लेकर 1918 के बीच में आपका पहला विश्व युद्ध हुआ था। इसके अंत तक क्रांतिकारी गतिविधियां कुछ समय के लिए कम हो गई थी, लेकिन क्रांतिकारी अपने उद्देश्य में सफल भले नहीं हुए, लेकिन उनका देश प्रेम, आत्म बलिदान जनता के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। और धीरे धीरे आगे चल के दूसरा फेज आपका स्टार्ट होता है क्रांतिकारी गतिविधियों का, जिससे देश की आज़ादी के लिए एक नया आयाम बनाया गया था। क्रांतिकारी गतिविधियों को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाया गया था। अब उसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। ओके।